हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पायनियर नर्सिंग चैनल, जिसका पर्पस है नर्सिंग एजुकेशन एंड रिक्रूटमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करना। जैसे कि लास्ट वीडियोस के अंदर भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ रिक्रूटमेंट की इन्फॉर्मेशन शेयर की थी, कुछ रिजल्ट्स जो अपडेट हुए थे ऑफिशियल वेबसाइट्स पर अलग अलग इंस्टीट्यूशंस की, वो शेयर की थी। तो आज हम ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके साथ में डिस्कस करेंगे। एंड वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपसे कहता हूँ कि लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, जिसका पर्पस है कि अगर लाइक करेंगे तो डेफिनेटली हमें भी कॉन्फिडेंस मिलता है ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस बनाने के लिए। शेयर करने से डेफिनेटली उन स्टूडेंट्स और या फिर उन कैंडिडेट्स की हेल्प मिलेगी जिन्हें एक प्रॉपर गाइडेंस की नीड होती है। एंड सब्सक्राइब करने से ऑब्वियसली हमें भी एक बूस्टअप मिलता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, इन आइडेंटिकल ट्विन्स वेयर fetuses grow or share common chorion, the number of placenta is 1 amnion 1 chorion है। ओके, यहाँ पे मैंने एमनियन लिखा है, इसे आप कोरियन रीड आउट करिएगा। ओके, 1 एमनियन 1 कोरियन, ये रिसेंटली ही कुछ क्वेश्चंस कुछ एग्जाम्स के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चंस है। यानी कि कुछ ऐसे ट्विन्स, ठीक है, या फिर एक ऐसा जाइगोट या ऐसे जाइगोट्स, क्योंकि हम जानते हैं मोनोजाइगोटिक ग्रोथ भी हो सकती है और डाइजाइगोटिक, ठीक है। और यानी कि एक ही जाइगोट से अगर ट्विन्स पैदा होते तो मोनोजाइगोटिक, अगर दो जाइगोट से अगर ट्विन्स ग्रो करते हैं तो वो डाइजाइगोटिक। ओके, अगर ट्विन्स ग्रो कर रहे हैं और अगर उनके बीच में एक ही कॉमन कोरियन है तो वहां पे प्लेसेंटा कितने होंगे, ये अभी रिसेंटली पूछा हुआ लेटेस्ट क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चंस गायनेकोलॉजी और मिडवाइफरी के सब्जेक्ट से पूछे जाने वाले बेस्ट क्वेश्चंस में से एक है। तो वहां पर मोनोकोरियोनिक, मोनो एमनियोटिक की सिचुएशन होगी, यानी कि वहां पे प्लेसेंटा भी एक होगा, एमनियन भी एक होगा और कोरियोनिक भी एक होगा। और इसे हम शॉर्ट में एमओ या मोनोकोरियोनिक, मोनो एमनियोटिक सिचुएशन कह सकते हैं। वही एक सिचुएशन ये भी होती है जहां पर एक कोरियन, दो एमनियन और एक प्लेसेंटा होता है, तो उस सिचुएशन को हम मोनोकोरियोनिक डाई एमनियोटिक कहते हैं। मोनो यानी एक, मोनोकोरियोनिक एक कोरियन, डाई एमनियोटिक, डाई यानी दो, एमनियन या एमनियोटिक यानी दो एमनियन। ओके, दो एमनियन और एक ही प्लेसेंटा वहां पे होता है, इसे हम एमओडीआई, ठीक है, रीड आउट कर सकते हैं नेमोनिक के तौर पे। वही एक और सिचुएशन ये भी होती है, दो कोरियन होते हैं जहां पे आइडेंटिकल ट्विंस में दो एमनियन होते हैं और दो ही प्लेसेंटा होते हैं, यानी जो फीटस ग्रो कर रहे हैं उनके बीच में दो तो कोरियन होंगे, दो ही एमनियन होंगे और दो ही प्लेसेंटा होंगे। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाए कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहां पर प्लेसेंटा दो हो सकते, तो वो सिचुएशन होगी डाइकोरियोनिक डाई एमनियोटिक। या फिर क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, जैसे कि मैंने बता दिया, एक क्वेश्चन यहां पे बन सकता है और एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ऐसी सिचुएशन जहां पर कि दो कोरियन हो और दो एमनियन हो तो वहां पे प्लेसेंटा कितना हो सकता है, एक इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर इन तीनों में से एक या दो चीज देकर आपको कोई एक चीज पूछी जा सकती है, जैसे कि दो कोरियन हो और अगर दो प्लेसेंटा हो तो वहां पे एमनियोटिक सेक कितने होंगे, वहां पे दो एमनियन होंगे, ठीक है। तो उस सिचुएशन को कहेंगे डाइकोरियोनिक डाई एमनियोटिक, और इसे हम डीआईडीआई नेमोनिक के तौर पर भी पढ़ सकते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमें ऐसे अदर जो गायनेकोलॉजी के, मिडवाइफरी के क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर मतलब एक्सप्लेन करने के अंदर, इससे को रिलेट करने के अंदर या ऐसे ही इक्विवेलेंट क्वेश्चन समझने के अंदर हेल्प करेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्शंस फॉर नॉन रीअश्योरिंग एफएचएस पैटर्न, यानी कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से फीटल हार्ट रेट या फीटल हार्ट साउंड के पैटर्न को, ठीक है, मेजर करते हैं, ठीक है, जैसे कि हम एनएसटी करते हैं, ठीक है, और दूसरे कॉन्ट्रैक्शन टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर एफएचएस रीअश्योरिंग है, यानी कि जो यूजुअली होनी चाहिए 120 टू 180 बीट्स पर मिनट के हिसाब से, वो अगर नहीं है तो उसके अंदर हमें प्रायोरिटी के हिसाब से क्या एक्शन लेना है। क्योंकि हमें मिडवाइफरी के अंदर अगर ऐसा एक क्वेश्चन पढ़ा जाता है या फिर अगर किसी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है कि उसके अंदर हमारे पास ऑप्शंस में
क्या जो एक्शन है वो सबसे पहले लिया जाना चाहिए और कौन सा लास्ट में लिया जाना चाहिए, क्योंकि आजकल ऐसे क्वेश्चन जो प्रायोरिटी नर्सिंग बेस्ड होते हैं या प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन या प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन, ठीक है, शॉर्ट में हम उसे पढ़ सकते हैं प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन, ठीक है, PNI, वो कौन सा होना चाहिए, ठीक है, और विद प्रॉपर रेशनल, ओके, वो हमें समझ में आना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन राइट और रॉन्ग दोनों ही कंडीशन में जा सकता है, ठीक है। तो यहां पे हमें सबसे पहले ये पता लगाना है कि जो कोज है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा असेसमेंट, यानी कि हम जब ऐसी सिचुएशन में किसी फीमेल को अटेंड करते हैं, लेबर रूम में हो चाहे हम मैटरनिटी वार्ड के अंदर ड्यूटी कर रहे हो, तो उस कंडीशन में हमें आइडेंटिफाई करना है कि कोज क्या है, ठीक है, किस वजह से, कई अनाकोड की वजह से मतलब फीटस का कंप्रेशन तो नहीं हो रहा है, या मदर की पोजीशन सही है या नहीं है, या फिर मदर किसी अदर हेल्थ वाइज इश्यू से अफेक्टेड तो नहीं है, ये सब चीज़ें हमें पता करना पड़ता है, ठीक है। यानी हमें कोज को फर्स्ट ऑफ ऑल तो देख लेना है कि क्या हो रहा है, ठीक है। सेकेंड वन इज डिसकंटिन्यू ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि ऑक्सीटोसिन का काम क्या है, यूटेराइन स्टिमुलेशंस देना, यानी कि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस करवाना, इंड्यूस करवाना, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑक्सीटोसिन की एम्पुल की स्ट्रेंथ भी यहाँ मतलब वॉल्यूम पूछा हुआ था लास्ट टाइम कि इंटरनेशनल यूनिट्स के अंदर कितना होता है, ठीक है, एम्स के ही किसी एग्जाम के अंदर पूछा था। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि डिपेंड करता है कि उसमें भी ऑप्शन क्या है कि अगर 1 ml इज इक्वल टू 10 इंटरनेशनल यूनिट्स दिया हुआ है तो ये आपको प्रायोरिटी के तौर पे पहला ऑप्शन चूज करना। अगर सप्लाई में 5 इंटरनेशनल यूनिट्स का भी एम्पुल आता है, अगर 5 दिया हुआ हो तो आपको सेकंड ऑप्शन 5 इंटरनेशनल यूनिट्स चूज करना है। 1 ml ऑक्सीटोसिन इज इक्वल टू 10 इंटरनेशनल यूनिट्स या 5 इंटरनेशनल यूनिट्स, ओके। थर्ड वन इज चेंज द मदर्स पोजीशन। अब यहां पे मदर की पोजीशन अगर किसी वजह से हेड ज़्यादा अप है या हेड ज़्यादा डाउन है, या मदर की पोजीशन है मतलब सी कर्व्ड, या फिर किसी भी अदर पोजीशन के अंदर मदर है प्रॉपर वे में अगर नहीं लेट पा रही है या नहीं लेटी है, तो हमें पहले तो मदर की पोजीशन सही करनी है, ठीक है। सुपाइन पोजीशन में नहीं लेटानी, क्योंकि सुपाइन पोजीशन में लेटाने से जो FHS अफेक्ट हो रही है, यानी कि फीटस के ऊपर जो कंप्रेशन पड़ रहा है, जो स्टिमुलेशन ऑक्सीटोसिन के इन्फ्यूजन से पड़ रहा है, उससे ज़्यादा रिलीव नहीं मिलेगी, उससे उस कंडीशन से ज़्यादा मतलब वो कम आउट नहीं हो पाएगी। सो वी हैव टू प्रोवाइड लेफ्ट लेटरल पोजीशन। मदर को लेफ्ट लेटरल पोजीशन में सुलाने से उसका कंप्रेशन है वो कम होगा और मदर की जो ऑक्सीजन इनहेल करने में जो दिक्कत हो रही है वो भी रिलीव होगी, ओके। नेक्स्ट ऑप्शन क्या होगा कि हमें एडमिनिस्टर करना ऑक्सीजन को वाया फेस मास्क, ठीक है, क्योंकि दिखती सी बात है इस कंडीशन के अंदर अगर लेबर रूम के अंदर लेटी हुई है और हम उसका इलेक्ट्रॉनिक मशीन से फिटल हार्ट रेट मॉनिटर कर रहे हैं और अगर ऐसी सिचुएशन आ गई हमारे सामने, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये सब एक्शन लेते हुए जब ऑक्सीजन डिलीवर करने की बात है तो वाया फेस मास्क देनी है, ठीक है। आप 6 to 10 लीटर या 8 to 10 लीटर ऑक्सीजन है वाया फेस मास्क देने हैं ताकि ऑक्सीजन से परफ्यूजन जो है, ठीक है, वो प्लेसेंटल परफ्यूजन अच्छा हो, ओके, एंड मदर को भी जो स्ट्रेस की कंडीशन है उससे रिलीफ मिले, ओके। एंड साथ में IV फ्लूइड भी अगर प्रिस्क्राइब्ड हो बाय फिजिशियन तो देना है ताकि मदर का ब्लड वॉल्यूम भी एक्सपेंड हो और फीटस को भी ऑक्सीजन डिलीवर हो, ठीक है, वाया मदर टू प्लेसेंटा होते हुए फीटस तक, ओके। फिर उस कंडीशन में नेक्स्ट एक्शन होगा प्रिपेयर टू कंटिन्यू इलेक्ट्रॉनिक फीटल हार्ट साउंड या फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग। मतलब मॉनिटरिंग करने का जो आपका प्रोसीजर है, ठीक है, नॉन स्ट्रेस टेस्ट या कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट आप कंटिन्यू कर सकते हो अगर डॉक्टर का इंस्ट्रक्शन हो तो, ओके। उनके इंस्ट्रक्शन, उनके प्रिस्क्रिप्शन, उनके गाइडेंस के अंदर हम इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, उन्हें असिस्ट कर सकते हैं अगर मरीज यानी क्लाइंट की कंडीशन ओके हो गई हो तो। अदरवाइज अगर नेक्स्ट एक्शन हमें अगर लेने के लिए कहा जाए तो हम डिलीवरी के लिए जाएंगे। यहाँ पे CS का मतलब है सीजेरियन सेक्शन, यानी कि हाइपोगैस्ट्रिक या प्यूबिक एरिया के अंदर हम एक इंसिजन लगाते हैं और उससे हम डिलीवरी करवाते हैं, ठीक है, और उसे हम कहते हैं सीजेरियन डिलीवरी या सीजेरियन सेक्शन, ठीक है। अगर लोअर सेगमेंट में लगाते हैं तो उसे हम LSCS कहते हैं। तो यहां पे
हमें नेसेसरी है या नहीं ये देखना है, ठीक है। अगर कंडीशन ज़्यादा क्रिटिकल हो गई तो उस कंडीशन में हमें डिलीवरी के लिए ही जाना है, ठीक है, एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ डॉक्टर एंड कंडीशन ऑफ द पेशेंट और क्लाइंट। ओके, एंड नेक्स्ट और लास्ट इंटरवेंशन है डॉक्यूमेंट दिस होल इवेंट एंड प्रोसीजर। आपने जो रीअश्योरिंग कंडीशन हुई थी फीटल हार्ट रेट की, मदर जब उस कंडीशन में थी, जब वो प्रॉपर वे के अंदर ब्रीथ नहीं कर पा रही थी, फीटल हार्ट रेट अफेक्ट हो रही थी, तो आपने शुरुआत से लेकर एंड तक क्या किया, आपने क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो किया, आपने क्या इंटरवेंशन किया, ये सब आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, ये सब आपको डॉक्यूमेंट करना बहुत ज़रूरी है। देखिए फ्रेंड्स, आप कहीं पर भी किसी भी इंस्टीट्यूट में जॉब करें, ठीक है, या ड्यूटी कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बता दूं कि हमारी फील्ड के अंदर डॉक्यूमेंटेशन की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। आपने टास्क कंप्लीट किया है या नहीं किया है, इट डजेंट मैटर, ठीक है। मेरी बात को समझिएगा, ठीक है। हमें हमारी ड्यूटी करनी है, बट आपको डॉक्यूमेंट भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपसे मतलब डॉक्टर्स जब आपके मतलब प्रोसीजर मतलब देखेंगे कि आपने प्रोसीजर के अंदर क्या किया क्या नहीं किया, या फिर जो अनदर डॉक्टर या फिर आपके डिपार्टमेंट के सीनियर डॉक्टर्स आते हैं, तो फिर उस कंडीशन में आपको उन्हें ये पूरा का पूरा नर्सिंग रिकॉर्ड दिखाना होता है कि यस ये सिचुएशन हुई थी और हमने ये किया था। वहाँ पे हमारे वर्बल रिस्पॉन्स के कंपैरेटिवली हमारे इस पूरे इवेंट के अंदर हमने जो रिटन वे के अंदर डिस्क्रिप्शन दिया है, हमने डॉक्यूमेंटेशन किया है, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ लीगल प्रोसीजर्स। मतलब किसी भी कंडीशन में ये हमारा एक प्रोटेक्टिव टूल होता है, क्या, डॉक्यूमेंट्स, नर्सिंग रिकॉर्ड्स। ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस ओके डिजीजेस के नेम के साथ या उनके तौर पे शेयर किए हैं, तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो डिजीजेस के नेम्स दे रखे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, इनको इनके इस क्रम के आधार पर, इस ऑर्डर के बेस पे, इनके नाम के बेस पे, ठीक है, वो आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस हमारे इन कुछ एग्जामिनेशंस के अंदर किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। पॉजिटिव एजेंट देकर भी पूछ सकते हैं, या फिर ऑर्डर देकर भी पूछ सकते हैं, या निक नेम के तौर पर भी पूछ सकते हैं। तो वन बाय वन हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट डिजीज एग्जाम में पूछ लिया जाए तो फर्स्ट डिजीज हम कहते हैं मीजल्स को। मीजल्स का अनदर नेम है रूबीओला, ठीक है। यहां पे ध्यान रखिएगा, हमने लास्ट में डिस्कस करेंगे रोसियोला, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। यहां पे बी है, यहां पे एस है, ओके। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेकंड डिजीज। अब सेकंड डिजीज स्कारलेट फीवर को कहते हैं। अब स्कारलेट फीवर के लिए हम एक डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं जिसे हम डिक टेस्ट कहते हैं, ठीक है। एंड थर्ड वन इज थर्ड डिजीज जिसे रूबेला या जर्मन मीजल्स, यानी कि पर्टिकुलर एरिया के ओरिजिन के बेस पे, एंड अनदर नेम है 3-डे मीजल्स, यानी कि थर्ड डे रेड शाइनी रैशेज फेस पे अपीयर होते हैं, जिसके बेस पर हम इसका नाम थर्ड डे डिजीज या फिर 3-डे मीजल्स या फिर रूबेला कहते हैं, ठीक है। फोर्थ डिजीज इज ड्यूक्स डिजीज को, ठीक है, ड्यूक्स डिजीज को कहते हैं, जिसका ओरिजिन पॉजिटिव एजेंट होता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस या स्टेफाइलोकोकस ऑरियस टॉक्सिन, ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ डिजीज। फिफ्थ डिजीज अभी लेटेस्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि फिफ्थ डिजीज या एरिथेमा इन्फेक्शियोसम को किस नाम से जाना जाता है। फिफ्थ डिजीज या फिफ्थ डिजीज कौन सी इन्फेक्शियस डिजीज को कहते हैं, क्योंकि ये जितनी भी डिजीजेस है ये सब के सब हाईली कंटेजियस है और कम्युनिकेबिलिटी के हिसाब से, यानी कि जैसे इनका ओरिजिन हुआ और जैसे इनका कम्युनिकेबिलिटी या फिर स्प्रेड आउट होने का जो एक ऑर्डर होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है, फ्रॉम द न्यूबॉर्न न्यूनेटल पीरियड, इन्फेंसी पीरियड, ओके, टॉडलर पीरियड से यंग चिल्ड्रन तक हम अगर बात करें तो कैसे इनकी कम्युनिकेबिलिटी होती है, उसके बेस पे इन सब का डिफ्रेंशिएशन किया हुआ है। इसलिए इनका नाम फर्स्ट डिजीज, सेकंड डिजीज, थर्ड डिजीज, फोर्थ डिजीज, फिफ्थ डिजीज, सिक्स्थ डिजीज किया हुआ है। यानी कि ये पर्टिकुलर एक डिस्टिंग्विश्ड
एक डिजीज का पैटर्न शो करते हैं। डिस्टिंग्विश्ड यानी कि एक पर्टिकुलर एक बीमारी है दूसरी बीमारी से किस तरह अलग है, इन सब के बेस पे इनका सबका नॉमेनक्लेचर यानी नामकरण किया हुआ है। ठीक है, एरिथेमा इन्फेक्शियसम, जैसे कि नाम से ये रेडनेस और स्किन के ऊपर और इन्फेक्शियस होने की वजह से, जैसे कि स्नीजिंग है, कफिंग है और एनी टाइप ऑफ कम्युनिकेबल मीडियम। ठीक है, अपीयर्स रैशेस आफ्टर सेवरल डेज, यानी कुछ दिन बीत जाने के बाद में रैशेस जो है बॉडी के ऊपर अपीयर होते हैं। एरिथमेटिस इन्फेक्शियसम यानी फिफ्थ डिजीज। सिक्स्थ डिजीज कहते हैं रोसियोला को, जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ पे एस है यहाँ पे बी है, तो नाम से कंफ्यूज नहीं होना है, बस यहाँ में थोड़ा सा नेम का निकनेम एंड यहाँ पे अल्फाबेट्स का ऑर्डर ध्यान रखना है। ठीक है, रोसियोला जो कि कॉमन है यंग चिल्ड्रंस के अंदर। ठीक है, तो ये कम्युनिकेबिलिटी के हिसाब से फर्स्ट डिजीज, सेकंड डिजीज, थर्ड डिजीज, फोर्थ डिजीज, फिफ्थ डिजीज, सिक्स्थ डिजीज हम रीड आउट करते हैं। ठीक है, जैसा कि आज, ठीक है, 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे है। ठीक है, और इसे हम मनाते हैं हमारे इंटरनेशनल मॉन्क, साधु सन्यासी और हम यूथ जनरेशन की आइकॉन स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी को। ठीक है, वही अगर पूछ लिया जाए 12 अगस्त को कौन सा दिन मनाते हैं, तो यहाँ पे नेशनल के आगे आप इंटरनेशनल इंटर जोड़ दीजिए, बाकी एज इट इज रहेगा इंटरनेशनल यूथ डे। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो आपका आंसर होगा 12 अगस्त। तारीख सेम रहेगी, ओके, यूथ डे सेम रहेगा, बस दो चेंजेस होंगे, मंथ जनवरी की जगह अगस्त हो जाएगा, नेशनल की जगह इंटरनेशनल हो जाएगा। ठीक है, अब फ्रेंड करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से भी एक पॉइंट है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, ये अदर देन नर्सिंग, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस है अदर देन नर्सिंग भी पूछे जाते हैं आजकल, जैसा कि आने वाले टाइम में जैसे SJPGI है, RML लखनऊ है, या फिर एम्स के अंदर भी, ESIC में, RRB के अंदर, ठीक है, ये और DSSS भी, ठीक है, ये और फिर या फिर कोई भी आप स्टेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन ले लीजिए, वहाँ पर ऐसे अदर क्वेश्चंस जो है अदर देन नर्सिंग है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जिसमें रीजनिंग है, GK है, जनरल एप्टीट्यूड हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉइंट है ये समझने का कि भी नेशनल, इंटरनेशनल और वर्ल्ड, ठीक है, जैसे कि हम डेज पढ़ते हैं तो उसमें डिफ्रेंशिएशन क्या है। ठीक है, तो समझिए इस तरीके से, अगर किसी पर्टिकुलर कंट्री या नेशन के अंदर अगर कोई डे मनाया जाता है तो वो उस कंट्री का नेशनल डे होता है। ठीक है, वही एक से ज्यादा, ठीक है, 2, 3, 5, 10 या फिर 50 मान लीजिए, अगर इन देशों के अंदर कोई डे मनाया जाता है तो उसे हम इंटरनेशनल डे कहते हैं। ठीक है, वही वर्ल्ड के तौर पर अगर हम देखें, जितनी भी कंट्रीज है 190, 200, मोर देन 200, ओके, उन कंट्रीज के अंदर यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर कोई डे सेलिब्रेट किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ल्ड डे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसा कि मैंने अभी आपको यहां पे बता दिया कि 12 जनवरी क्या है, नेशनल यूथ डे। 12 अगस्त क्या है, इंटरनेशनल यूथ डे। ठीक है, अब वर्ल्ड डे के तौर पर एक एग्जाम्पल दे देता हूं कि भी हम कोई भी है ना, जैसे 10 अक्टूबर है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। ठीक है ना, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। अब यहां पे वर्ल्ड शब्द जुड़ गया आगे, तो यानी कि ये पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी कंट्रीज है वहां पे मेंटल हेल्थ की इंपॉर्टेंस इन आवर लाइफ, उसके ओरिजिन, उसकी यूजफुलनेस, ठीक है, उसकी हमारी डेली रूटीन के अंदर प्रेजेंट टाइम के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ रही है, इसके ऊपर डिस्कशन किया जाता है, सिंपोजियम होते हैं, वर्कशॉप होती है, लेक्चर्स होते हैं एंड हॉस्पिटल्स के अंदर इसकी इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन की जाती है, पेशेंट्स को बताया जाता है, काउंसलिंग की जाती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये डिफरेंस होता है। ठीक है,
तो आप वर्ल्ड के तौर पर जैसे वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं, ठीक है, तो 7 अप्रैल को, ठीक है, तो ये इस तरीके से हमें डिफरेंस समझना है नेशनल, इंटरनेशनल, वर्ल्ड के बीच में, ठीक है। तो ऐसे कभी भी कोई भी क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड, जीके से रिलेटेड आपके सामने अगर आ जाए, ठीक है, अदर देन नर्सिंग के प्रोसीजर्स मतलब सब्जेक्ट्स के पूछे जाते हैं जैसे क्वेश्चन, तो ये उस पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, आपको ध्यान में रखता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, हाउ टू वेयर N95 मास्क, जैसे कि प्रेजेंट के अंदर ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, पिछले 3 साल से हम इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, इट्स अ पैंडेमिक प्रॉब्लम, ओके। तो इसके अंदर हम पीपी किट, फेस मास्क, सर्जिकल मास्क, ग्लव्स, ओके, गोगल्स, हेड कैप, शू कवर, ठीक है, डिस्पोजेबल एप्रन, इन सभी का यूज़ सो मेनी टाइम्स, सो मेनी सिचुएशंस के अंदर कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं। बट अभी भी हाउ टू वेयर N95 मास्क, जैसे अगर जनरल पब्लिक के पर्सपेक्टिव से पूछे या फिर अगर हमारे सामने ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए या फिर इसके ही कुछ स्टेप्स से रिलेटेड अगर अगर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि N95 मास्क कैसे पहनना है, तो हमें उस कंडीशन के अंदर स्टेप्स कैसे होने चाहिए ये हम थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। ये बहुत ही यूज़फुल हो सकता है फॉर ऑल दोज जिनको सर्जिकल मास्क पहनना है, ठीक है, या फिर N95 मास्क पहनना है, कैसे पहनना है ये पता होते हुए भी वो कुछ स्टेप्स में गलती कर जाते हैं। जैसे कि मैं जब भी मतलब पिछले 1 साल या 2 साल के अंदर कहीं किसी एग्जामिनेशन हॉल के बाहर अगर हमने देखा है कि जो लोग एग्ज़ाम देने के लिए आते हैं वो भी बाय मिस्टेक कुछ ऐसे मतलब तरीके से मास्क पहने होते हैं जैसे उनको पहनना आता ही नहीं हो, या फिर उनके जो पहनने का जो तरीका होता है, यानी कि इंटरनल साइड है बाहर की तरफ और आउटर साइड जो है वो अंदर की तरफ होती है, ठीक है, मतलब मिस्टेक कहीं ना कहीं होती है, ठीक है, किसी से भी हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं मास्क के पहनने का तरीका। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप मास्क को पकड़े, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके हैंड्स जो है सैनिटाइज्ड होने चाहिए प्रॉपर वे के अंदर, ओके, और आपके हाथों में ग्लव्स पहनने चाहिए, जिससे कि इस समय मेरे पास में ग्लव्स नहीं है, ठीक है, लेकिन ये ऑल ओवर द जनरल अवेयरनेस के हिसाब से है, ठीक है। अगर कोई मतलब पब्लिक का कोई पर्सन है अगर पहन रहा हो तो उस कंडीशन में मास्क को कैसे पहनना है ये देखना हमें, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके हैंड सैनिटाइज होने चाहिए, ठीक है, और हमें मास्क को इस तरीके से, ठीक है, बाहर से पकड़ के, ठीक है, इसे आउटर एस्पेक्ट से हमें इस तरीके से रखना है, ठीक है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हमारे, ठीक है, नोज पीस, ओके, नोज पीस यहाँ पे हमारे नेजल ब्रिज पर, ओके, अच्छे से फिट करना स्नगली, एंड यहाँ पे बिलो द चिन ये एरिया रेस्पिरेटर का यहाँ पे फिट है कि नहीं प्रॉपरली। एंड देन हमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये अपर स्ट्रैप है इसको पीछे की तरफ ले जाना है, ठीक है, इसको पीछे की तरफ ले जाके हमें इसको थोड़ा सा पीछे से पुल करना है, टाइट करना है, ठीक है, ओके, डन। देन अनदर स्ट्रैप को हमें इस तरीके से पीछे की तरफ ले जाके नीचे की तरफ करना है और उसे भी डाउन मतलब बिलो द ईयर्स, और इसे भी पीछे से टाइट कर देना है, और फिर हमें जोर से एयर ब्लो करना है, यानी कहीं से एयर लीक तो नहीं है ये देखना है। देन अब पहनने के बाद में निकालने का तरीका भी ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि हमें अब ये इन्फेक्टेड सरफेस है, ठीक है, और ये बॉडी के अदर पार्ट से टच नहीं होना चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या करना है, यहाँ पर भी सैनिटाइज योर हैंड्स, स्टेप को लूज करके, ठीक है, डेंगलिंग नहीं करनी है, इसलिए इस कंडीशन में यानी लटकना नहीं छोड़ना है, इसलिए हमें पहले अपर स्टेप नहीं निकालकर डाउन स्टेप निकालना है, ओके, यानी नीचे वाला बिलो द ईयर वाला स्टेप, फिर अपर वाले स्टेप भी लूज करके अपर वाले स्टेप को ऐसे निकाल कर डिस्कार्ड कर देना है, ओके। सो यहाँ पर समझने वाला पॉइंट ये है कि हम कैसे मास्क को पहन रहे, ठीक है। अब मास्क आपने पहना है, पहनने के बाद में फिर से आपको अपने सैनिटाइज करना है हैंड्स, और मास्क को थ्रो करना है येलो बायोमेडिकल वेस्ट बैग के अंदर, BMW बैग के अंदर, ठीक है। तो ऐसे करके डनिंग एंड डफिंग का भी बहुत सारा प्रोसीजर है, नेक्स्ट टाइम कभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन N95 मास्क पहनने को लेकर जो
एक तो एक्शंस, प्रायोरिटी एक्शंस, पहले कौन सा स्टेप फॉलो करना है, नेक्स्ट कौन सा करना है, इसको लेकर अभी भी कंफ्यूजन रहता है कहीं ना कहीं, ठीक है। और कैसे इसको पहनना है और कैसे पहनने के बाद में इसको डिस्कार्ड करना है, इसको लेकर भी, ठीक है। अब चाहे वो सर्जिकल मास्क हो या फिर ये N95 मास्क हो, सर्जिकल मास्क यानी 3 लेयर्ड मास्क, इसका भी हमें ध्यान रखना है कि जो ब्लू कलर्ड या फिर लाइट ब्लू कलर्ड या फिर कलर्ड पार्ट जो है बाहर की तरफ होना चाहिए, और लाइट ब्लू या फिर व्हाइटिश कलर वाला जो एस्पेक्ट है वो अंदर की तरफ होना चाहिए। और उसमें भी ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमें लोअर स्ट्रैप को नहीं बांधना है, क्योंकि लोअर स्ट्रैप को अगर हम बांधेंगे तो जो इंटरनल सरफेस जो स्ट्राइल होती है वो हमारी बॉडी पे लटकेगी एंड इस कंडीशन में वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगी, सो देयर विल बी नो इंपॉर्टेंस ऑफ दैट मास्क, ओके। तो उस कंडीशन में हमें फर्स्ट ऑफ ऑल अपर स्ट्रैप को टाई करना है एंड देन लोअर स्ट्रैप को टाई करना है, और निकालने के अंदर भी यही चीज फॉलो करनी, हमें पहले लोअर स्ट्रैप को खोलना है एंड देन अपर स्ट्रैप को खोलना है, एंड उसे भी सर्जिकल मास्क को भी हमें येलो बायोमेडिकल वेस्ट बैग के अंदर डिस्कार्ड करना है, ठीक है। तो ये रही आज की क्लास, आज का सेशन। आई होप आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस, इंफॉर्मेटिव डिस्कशन देखने को मिला होगा। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऐसे ही इंपॉर्टेंट डिस्कशंस के लिए बने रहिए हमारे साथ में, और ऐसे ही रिक्रूटमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस के लिए भी आप हमारे चैनल को देख सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लेटेस्ट की जो भी रिक्रूटमेंट की रिलीज डेट होती है, एग्जामिनेशन डेट होती है, या फिर रिजल्ट डेट के अलावा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन डेट होती है, जैसे कि आजकल परसों के अंदर बहुत सारी रिक्रूटमेंट्स के रिजल्ट्स आए हैं। एम्स मंगलागिरी का नर्सिंग ट्यूटर कम क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर का रिजल्ट आया है, जिपमेर का रिजल्ट आया है, SCTI MST का रिजल्ट आया है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की डेट्स भी आ गई है, ठीक है। और एम्स भोपाल की भी नर्सिंग ट्यूटर की रिजल्ट की डेट आ गई है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए भी बहुत जल्द बुला लिया जाएगा। राजस्थान गवर्नमेंट की भी वैकेंसी की एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से रिलेटेड डेट आ गई है। ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन की भी 80 स्टाफ नर्स के लिए मतलब मांगे गए हैं एप्लीकेशंस, ओके। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी स्टाफ नर्सेज के लिए बहुत बड़ी स्टाफ नर्स की वैकेंसी, जिसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसके लिए भी एप्लीकेशंस मांगे हुए हैं। और RML लखनऊ की भी वैकेंसी आई हुई है, SGPGI लखनऊ की भी वैकेंसी आई हुई है। तो मतलब बहुत सारी वैकेंसीज है, बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स के अनाउंसमेंट के साथ में एग्जामिनेशन कब होना है, और एग्जामिनेशन के अलावा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब होना है, इन सब टॉपिक मतलब इन सब डिस्कशंस को हम हमारे इस चैनल पर डिस्कस करते हैं, जो कि नए कैंडिडेट्स के लिए बहुत यूज़फुल होता है, और उनको एक ऐसी ही गाइडेंस की ज़रूरत होती है जहां पे वो विदाउट एनी हेजिटेशन कुछ पूछ सके, कुछ जान सके, और ये उनके करियर के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। देखिए क्या होता है, कभी कभी इंफॉर्मेशन जो होती है ना हमारे पास में होती है, लेकिन वो सिर्फ अगर हमारी यूज़फुल है, ठीक है, उसका बेनिफिट अगर हमें ही मिलता है, तो देयर इज़ नो यूज़ ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि नर्सिंग की फील्ड के एस्पेक्ट से देखें या फिर नॉलेज के एस्पेक्ट से देखें, तो हमें कुछ शेयर करने से ही हमारी नॉलेज के बारे में असेसमेंट होता है कि यस हम कुछ अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसका क्या आउटकम है, या फिर यूं देखें प्रोज एंड कॉन्स क्या है। तो डेफिनेटली ये चीज़ हमें करनी चाहिए, क्या, शेयर करने का काम, ठीक है। तो ये सही वीडियोज़ है, आप आगे से आगे शेयर करिए इस चैनल के थ्रू, ये इन्फॉर्मेशन देने का यही पर्पज़ है, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। Okay, take care, all the best.